हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बाय एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय डॉक्टर अर्चना। तो आप लोग का एग्जाम कल है और मुझे लगा कि मैं एक लास्ट सपोर्ट आप लोगों को कर दूं, और इसीलिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैम जो रिलेवेंट सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो कुछ डिफिकल्ट लग रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा नोट्स और डिटेल को बता दो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कंपाइल कर दूँ इसे वीडियो में, एक मेरी तरफ से एक लास्ट जो है हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। तो अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखना, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो इसको मैं ये बोलूँगी कि 1.5x स्पीड पे देखो, अपना टाइम सेव करो और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अभी हम लोग सारे 40 के 40 क्वेश्चंस इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप इसका अगर स्पीड इंक्रीज कर दोगे तो आप कम टाइम में देख सकते हो। Now, the question number 161 is which of the following statement about archegoniate is incorrect? अब देखो, जब भी क्वेश्चन कल पढ़ना इनकरेक्ट है या करेक्ट है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी में एक पॉइंट पता है आर्कीगोनिएट के बारे में और लगा दिया उसको करेक्ट आंसर, तो वो नहीं होगा। अगर इनकरेक्ट है मतलब बाकी के 3 करेक्ट हैं, एक जो है वो ही गलत है उसमें 4 ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि आर्कीगोनिएट जो है एग्जिबिट मेट्रोट्रॉफी, और archegoniates are embryophytes and archegoniates produce large number of haploid spores and female gametes travel to the male gamete। मैं इसका ना आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, इसमें आप ये याद रखना, sperm swims egg stays। तो देखो, अब आर्कीगोनिएट प्लांट्स जो हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम लोअर प्लांट्स, तो इनमें मैट्रोट्रॉफी होता है, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो नरिश करती है द डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियोफाइट्स जो होते हैं वो प्लांट्स विद प्रोटेक्टेड एम्ब्रियोज होते हैं, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ये भी करेक्ट है, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन फीमेल गैमेट ट्रेवल टू मेल गैमेट ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मेल गैमेट जो है ना, जो स्पर्म है वो स्विम करता है टू फीमेल गैमेट एग। तो क्या करना है, इसको ऐसे याद करो, स्पर्म स्विम्स एग स्टेज। आर्कीगोनिएट में क्या होगा, फीमेल गैमेट्स ट्रेवल टू द मेल गैमेट गलत है, मेल गैमेट ट्रेवल टू द फीमेल गैमेट। ठीक है, ऐसे याद रखो। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डायग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ क्लेड्स। तो 4 टाइप्स दिए हुए, चारों का मैंने यहाँ पे आपको ना इमेज लगा दिया, इमेज से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नोड बेस्ड इसका आंसर होगा। और इसमें क्या होता है ना, क्लेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंसेस्टर दैट इज नोड एंड ऑल डिसेंडेंट्स। और इसका एग्जाम्पल है मैमल्स प्लस रेप्टाइल। और ब्रांच बेस्ड जो है, क्लेड इंक्लूडिंग ऑल स्पीशीज अलोंग ए ब्रांच और लीनिएज, आप देख सकते हो। फिर स्टेम बेस्ड जो है वो क्लोजर टू वन ग्रुप देन अदर, स्टेम बेस्ड को देख लो। और जो एपोमॉर्फी बेस्ड है वो क्लेड विद अ शेयर्ड डिराइव्ड ट्रेट। अगर आपको इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो रही है तो आप पिक्चर से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टामेन्स इन द हिबिस्कस प्लांट्स आर। तो ये जो है ना वो मोनो एडल्फस होता है। बहुत सारे टर्म है, देखो इस एग्जाम में जो रेलेवेंट सेक्शन है उसमें अगर आपको टर्म्स पता है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। मोनो एडल्फस का मतलब होता है सब स्टामेन्स के फिलामेंट्स एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, देखो पिक्चर को भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और एक सिंगल ट्यूब स्टैमिनल ट्यूब बनाते हैं। ये ट्यूब गाइनोसियम जो है फीमेल पार्ट के अराउंड होता है। और हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है ना वो एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल होता है। यहाँ सारे स्टैमेंस के फिलामेंट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं लेकिन एंथर फ्री होते हैं। इस फ्यूजन की वजह से पॉलिनेशन में हेल्प होती है, क्योंकि पॉलन एक ही जगह से इजीली एक्सेस होता है। ठीक है, जो डाई एडल्फस होगा उसमें दो, मतलब स्टैमेंस 2 ग्रुप्स में फ्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि पी प्लांट में। तो आप याद कर लो, हिबिस्कस के केस में मोनो एडल्फस होगा। Next, which of the following classes of organisms use ferredoxin as the source of reductant for nitrate reductase? Higher plants, cyanobacteria, fungi, algae। तो इसको याद कर लो, फेरेडॉक्सिन वाला जो है, साइनोबैक्टीरिया और एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनमें फेरेडॉक्सिन लाइट रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। साइनोबैक्टीरिया में क्या करता है और एल्गी में क्या करता है, फेरेडॉक्सिन जो है वो लाइट रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, जबकि हायर प्लांट्स और फंजाई में ये काम NADPH से होता है, फेरेडॉक्सिन से नहीं। तो आप इसको याद कर लो, साइनोबैक्टीरिया में और एल्गी में फेरेडॉक्सिन से।
चलो फटाफट से याद हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द ऑर्गेनेल्स विच डज नॉट टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन। देखो ये सब क्वेश्चन में ये मत कहना कि मैम ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आपने सिलेबस देखा है और उसको पढ़ा है तो ये सिलेबस का पार्ट है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी घुमा के तो है नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है, और यहाँ पे ये देख लेना कि विच द ऑर्गेनेल विच डज नॉट टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम लोगों ने याद किया था इसको तो हमने ऐसे याद किया था सीपीएम। फोटो रेस्पिरेशन में ये ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है, सीपीएम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जो प्लांट में होता है, स्पेशली C3 प्लांट में। जब ऑक्सीजन CO2 के बदले रुबिस्को एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है। नॉर्मली रुबिस्को CO2 फिक्स करता है केल्विन साइकिल में, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, O2 के साथ रिएक्ट करता है। तो फॉस्फो जिससे क्या बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, जो यूजलेस है और प्लांट के लिए एनर्जी वेस्ट, लाइक एक तरह से एनर्जी वेस्ट है। तो ये कहाँ पे कौन कौन से इसमें ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऑक्सीजन फिक्सेशन और इनिशियल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरोक्सिसोम्स ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया है जो ग्लाइसिन को सेरीन में कन्वर्ट करता है और CO2 रिलीज होता है। में मोटा मोटा पता चल गया व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन और कौन कौन से इसमें ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है। याद कर लो शॉर्ट में, सीपीएम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फोटो रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। Now, next question. Multiple minor genes for resistance and tolerance can be incorporated into new variety using all of the following except। अब देखो सब क्वेश्चन में मैं ये देख रही हूँ मोस्टली इनकरेक्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या है, ये सब ये टर्म्स को एग्जाम में ध्यान देना है। ऐसा नहीं हो कि बाद में लगे अरे मैंने तो कुछ और ही लगा दिया, एक्सेप्ट वर्ड तो पढ़ा ही नहीं। तो इसमें ऑप्शन है सिंगल सीड डिसेंट मेथड, पेडिग्री सिलेक्शन मेथड, और रिकरेंट सिलेक्शन मेथड, और बैक क्रॉस मेथड। तो जो है इसका आंसर बैक क्रॉस मेथड होगा। देखो यहाँ पे मल्टीपल माइनर जीन्स कह रहा है, तो बैक क्रॉस मेथड मेनली सिंगल मेजर जीन ट्रांसफर के लिए यूज होता है। पॉली जीन्स के लिए यह इफेक्टिव नहीं होता है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला एक्सेप्शन में बैक क्रॉस मेथड आएगा। बाकी तीन जो है वो मल्टीपल माइनर जीन्स वाला जो है उसके साथ जाते हैं, मतलब सिंगल सीड डिसेंट मेथड, पेडिग्री सिलेक्शन मेथड, रिकरेंट सिलेक्शन मेथड। तो अब देखो मल्टीपल माइनर जीन्स या पॉली जीन्स जो है तो होता है ना, वो क्या है, ट्रेड्स कंट्रोल बाय मेनी स्मॉल इफेक्ट जीन्स, जैसे डिजीज रेसिस्टेंस और टॉलरेंस। इनको न्यू वेराइटीज में इंट्रोड्यूस करने के लिए ये सारे मेथड्स हैं। पर बैक क्रॉस मेथड जो है मेनली सिंगल मेजर जीन ट्रांसफर के लिए यूज होता है। याद रख लो, पॉलीजीन्स के लिए इफेक्टिव नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे रिपीट भी होते हैं, ये मैंने देखा है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इज इनकरेक्ट। लैब में जब कोई काम करता है ना उसके कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो बाकी तीन सही होंगे और एक गलत होगा। अब देखो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो है उसका पर्पस क्या है, तो लैब में एक्सपेरिमेंट्स स्टैंडर्डाइजेशन और रिलायबल तरीके से होने चाहिए ताकि डेटा ट्रस्टवर्दी हो, ये इसका पर्पस होता है। ठीक है। तो अब क्या क्या ऑप्शन, इट हैज बीन इवॉल्व बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये गलत जो है, ये बात सही है। OECD जो है ये उसने ही डेवलप किया है। और GLP कंप्लायंस सर्टिफिकेशन इज इनवॉलेंटरी इन नेचर, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये वॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी नहीं। और इंडिया इज फुल मेंबर फॉर MAD, दैट इज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ डेटा, ये करेक्ट है। और GLP compliances इज a guarantee that safety data are being honestly reported, ये भी करेक्ट है। तो GLP इंश्योर करता है डेटा इंटेग्रिटी, लेकिन कंप्लायंस का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली सब डेटा ट्रूथफुल है। ये ऑप्शन जनरली GLP के पर्पस को डिस्क्राइब करता है।
तो देखो जीएलपी का पर्पस क्या है, लैब में एक्सपेरिमेंट्स को स्टैंडर्डाइज और रिलायबल तरीके से लाइक होना चाहिए, ताकि डेटा जो हो जिसपे ट्रस्ट किया जा सके। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है, तो इनकरेक्ट क्या होगा, जीएलपी कंप्लायंस सर्टिफिकेशन इज इनवॉलेंटरी इन नेचर। तो ये याद कर लो, गुड लैब प्रैक्टिसेस जो होते हैं जीएलपी, उसके बारे में भी आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग, अब ये क्वेश्चन है सूजी मैसरेशन मेथड के लिए। तो ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है प्लांट टिश्यूज मोस्टली वुड फाइबर्स और जाइलम को सॉफ्टन और सेपरेट करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये कह रहा है द केमिकल मिक्सचर यूज्ड इन सूजे मैसरेशन मेथड इज, तो इसका ऑप्शन होगा क्या क्या है, 5% सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जितने भी इसमें करेक्ट है स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोरेट। क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड प्लस पोटेशियम क्लोरेट इसमें यूज होता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है मिडिल लैमिला को, उससे सेल सेपरेट हो जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, नाइट्रिक एसिड है और पोटेशियम क्लोरेट का मिक्सचर है, ये आप याद रख लो, पर्पस भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पॉन्जेस इज इनकरेक्ट। ये लोग तो बस इनकरेक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं मोस्टली, तो याद ध्यान दे देना एग्जाम में करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो स्पॉन्जेस के बारे में बाकी 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन जो स्पॉन्जेस आर जनरली रेडियली सिमेट्रिकल है, ये गलत है। स्पॉन्जेस जो होता है वो पोरीफेरा होता है और मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, कुछ रेयर केसेस में रेडियल सिमेट्री होती है। और ये 3, इसमें कोई ट्रू टिश्यू नहीं होता, ये करेक्ट है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइज, ये करेक्ट है। सेसाइल होता है, एडल्ट स्टेज में रॉक या सबस्ट्रेट से अटैच होता है। तो आप याद कर लो स्पॉन्जेस, नो सिमेट्री। ठीक है, The mechanoreceptors responsible for detecting vibration are, इसका आंसर होगा 2, that is Pacinian corpuscles। तो ये क्या करता है ना कि डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है, और जो बाकी के रिसेप्टर्स हैं, तो जैसे कि मेसिनर जो है वो लाइट टच एंड लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, इसको लाइट टच एंड लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को मेसिनर करता है। मार्केल कॉम्प्लेक्सेस जो है प्रेशर एंड टेक्सचर को स्लो, मतलब ये स्लो अडेप्टिंग होता है। और रफीनी जो होता है स्किन स्ट्रेच एंड सस्टेन्ड प्रेशर को। तो डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशन जो है वो कौन डिटेक्ट करता है, पैसिनियन कॉर्पसल्स। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्या इसका फीचर नहीं है, तो इसमें बाकी के 3 जो है वो फीचर्स हैं इसके, लेकिन जो पहला वाला है ना कि एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज आर लोकेटेड ऑन सेपरेट प्रोटीन्स, ये इसका फीचर नहीं है। आपको मैं ना टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में कुछ बात बताती हूँ। तो टाइप 1 जो है कट फार फ्रॉम साइट, जो रिकॉग्निशन साइट है, कट फार फ्रॉम साइट। और टाइप 2 है जो कट विद इन रिकॉग्निशन साइट। टाइप 3 में क्या होता है, कट नियर साइट्स। उसके बाद टाइप 1 जो होता है उसमें एटीपी प्लस सैम लगेगा। टाइप 2 जो है ये एक सिंपल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जो टाइप 3 है उसमें एटीपी प्लस Mg2 प्लस लगता है, तो ये कट करता है नियर साइट्स में। तो इसमें जितनी भी चीजें दी हुई हैं टाइप 3 के बारे में, तो उसमें से पहला वाला जो है वो इसका फीचर नहीं है। Now, which of the following post-translational modifications can be obtained by using only mammalian cells as the transgenic animal source? तो अब इसका आंसर क्या है, गामा कार्बोक्साइलेशन। सो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। जो गामा कार्बोक्साइलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यूज होता है वो विटामिन के डिपेंडेंट मॉडिफिकेशन है, और सिर्फ मेमेलियन सेल्स में ही हो सकता है। ठीक है, बाकी का जो है जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन है वो बैक्टीरिया, यीस्ट, इंसेक्ट, मेमेलियन, इस सब में पॉसिबल है। और फोटोफॉस्फोरिलेशन मोस्ट यूकैरियोट्स में, यूबी क्यूटाइलेशन यीस्ट और मेमेलियंस सब में होता है। पर जो गामा कार्बोक्साइलेशन है वो मैमल्स में ही होगा,
क्योंकि गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यूज जो होता है वो विटामिन के डिपेंडेंट मॉडिफिकेशंस है और ये सिर्फ मेमेलियन सेल्स में ही पॉसिबल है। देखो ग्राउंड वाटर आप लोग जानते हो, जैसे आप हैंड पंप से बहुत जगह विलेजेस में आप देखोगे कि लोग पानी निकाल के पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्योर पानी होता है, साफ पानी होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट। तो टर्बिडिटी लो है, यस, क्योंकि वो मोस्टली क्लियर होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, पर इसका आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। सेकेंड है बायोलॉजिकल कंटेंट, तो ये लो होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं, तभी लोग इजीली उसको पीते हैं। और टेम्पोरल वेरिएबिलिटी जो है वो भी लो होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, डिजॉल्व मिनरल्स लो, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें डिजॉल्व मिनरल्स जो होता है वो हाई होता है, ठीक है ना, हाई होता है। इसलिए बहुत लोग आजकल जो है पानी को मतलब आरओ वगैरह यूज करते हैं टीडीएस को कम करने के लिए, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट को कम करने के लिए। फिर है द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस इज मेंटेन्ड बाय विच ऑफ द एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशन। इसका आंसर होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स होता है मेल्स में, और जो है ये क्या करता है, लुब्रिकेट्स यूरिथ्रा एंड पेनिस टिप, ठीक है, और हेल्प्स स्पर्म पैसेज। तो ये इसका रोल है, आप याद कर लो। बाकी जो सेमाइनल वेसाइकल है, सेमिनल वेसाइकल, उसका क्या है, उसका अलग रोल है। और प्रोस्ट्रेट जो है, और लिडिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीशन के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। और प्रोस्ट्रेट जो है वो एल्कलाइन फ्लूइड फॉर सीमेन रिलीज करता है और कोएगुलेशन करता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, अगर दूसरा टर्म भी पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड स्पर्म्स प्लेस्ड इन द फेलोपियन ट्यूब एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको आर्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में, आर अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड स्पर्म्स प्लेस्ड इन द फेलोपियन ट्यूब एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग और स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली प्लेस करते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, इन वीवो होता है। तो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट, which of the following mosquitoes cause yellow fever and have biting period in the daytime? तो येलो फीवर जो है वायरल डिजीज है, ट्रांसमिटेड बाय एडीज मस्क्यूटोज, मेनली एडीज एजिप्टी। तो ये आपको है, और इसका बाइटिंग बिहेवियर क्या है, ये डे टाइम फीडर होता है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून में। तो ये आपको पता चल गया है। और क्यूलेक्स और जो बाकी के ऑप्शन है वो सब नाइट बाइटर्स होते हैं, रात में काटते हैं, ठीक है। अब है द मोस्ट कॉमनली यूज क्रायोप्रिजर्वेशन इज बाय एम्प्लॉइंग। तो ये क्या बोल रहे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो अब देखो क्रायोप्रिजर्वेशन में होता क्या है, सेल्स, टिश्यू या बायोलॉजिकल सैंपल्स को लॉन्ग टर्म में स्टोर करना होता है वेरी लो टेम्परेचर पर। सो मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट मेटाबॉलिक अरेस्ट होता है, कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती है, और सेल सेफ रहता है फॉर ईयर्स। तो जिन्होंने लैब में थोड़ा बहुत काम किया होता है उन्हें पता होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन का क्या यूज है। तो ये हो गया, और बाकी के भी जो ऑप्शंस है वो भी आप देख लो। Now next question is which of the following is incorrect statement about glycogen and amylopectin? तो इसका करेक्ट आंसर है एमाइलो, लाइक इसमें इनकरेक्ट बोल रहा है, तो ये होगा एमाइलोपेक्टिन हैज रफली ट्वाइस एज मेनी ब्रांचेस एज कंपेयर टू ग्लाइकोजन, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ग्लाइकोजन क्या है, वो एनिमल स्टार्च है और हाईली ब्रांच्ड होता है। एमाइलोपेक्टिन प्लांट स्टार्च है और मॉडरेटली ब्रांच्ड है। तो गलत हो गया ना, ये कह रहा है कि एमाइलोपेक्टिन हैज रफली ट्वाइस एज मेनी ब्रांचेस एज कंपेयर टू ग्लाइकोजन, ऐसा नहीं है। हाईली ब्रांच्ड होता है ग्लाइकोजन, और एमाइलोपेक्टिन जो है मॉडरेटली ब्रांच्ड होता है। तो
तो इस तरह से आपको पता चल गया, आपने इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट वो निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ प्यूरिन डिग्रेडेशन इज ए मोलिब्डो एंजाइम। तो चार ऑप्शन है और इसमें आंसर होगा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। तो प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे में ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का रोल होता है। और जो बाकी के एंजाइम्स है एडेनोसाइन डीएमाइनेज जो है वो जिंक डिपेंडेंट होता है। जो सेकेंड ऑप्शन है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज वो नॉन मेटल एंजाइम है। और गुआनिन डीएमाइनेज जो है वो भी नॉन मेटल एंजाइम है। तो जो ये प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे के लिए जो एंजाइम है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है। और ये हाइपोजेंथीन्स को जेंथीन में कन्वर्ट करता है, फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और इसमें मॉलिब्डेनम जो है वो को फैक्टर होता है, इसीलिए इसको मॉलिब्डो एंजाइम कहते हैं, क्योंकि इस एंजाइम का जो को फैक्टर है वो मॉलिब्डेनम है। हर एंजाइम का अपना अलग अलग को फैक्टर होता है। तो इसका क्या है, मॉलिब्डेनम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है, पेरेंट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन है। तो सिर्फ मैटरनल या पैटर्नल एलील्स अगर एक्सप्रेस होता है, दूसरा साइलेंट होता है, इसको जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कहते हैं। अब इसमें भी इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो थोड़ा आप लोगों के लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, जिन्होंने जो इस सब्जेक्ट से इतना रिलेटेड जिनका अपना कोर्स नहीं था। तो अब इसमें क्या है कि पहला बोल रहा है कि ओनली वन पेरेंटल कॉपी एक्टिव है, तो करेक्ट ये होता है। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का अगर आप डेफिनेशन देखो तो वही है कि पेरेंट स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन होता है। ओनली वन पेरेंटल जो है कॉपी वो एक्टिव रहता है और दूसरा साइलेंट रहता है। सेकेंड है डीएनए एसिटाइलेशन। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मिथाइलेशन होता है ना, एसिटाइलेशन नहीं मिथाइलेशन होगा। और एरर्स इन द प्रोसेस कॉज अ रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स सच एज प्रेडर विली एंड एंजेलमैन सिंड्रोम, करेक्ट बात है। एंड फर्स्ट इम्प्रिंटेड जीन्स IGF2R ये करेक्ट है। तो इम्प्रिंटिंग में मिथाइलेशन होता है, नॉट एसिटाइलेशन। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो सेकेंड वाला इसीलिए रॉन्ग है, क्योंकि ये डीएनए एसिटाइलेशन की बात कर रहा है, मिथाइलेशन की बात नहीं कर रहा है। और साथ ही आपको ये भी पता चल गया कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिकल मेरिस्टेम्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट्स बिकॉज। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ना वो क्या है, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स का डिवीजन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वायरस का सेल टू सेल मूवमेंट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू स्लो होता है, इसीलिए वायरस जो है वो मेरिस्टेम के टिप तक नहीं पहुंच पाता और नया प्लांट वायरस, नया जो प्लांट बनेगा वो वायरस फ्री रहेगा। तो ये सिंपल बात है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम्स में ना बहुत जो है ना फास्ट होता है डिवीजन रेट। ठीक है, तो क्या है, द सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ द वायरस थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इज rather slow to keep pace with the actively growing tip। ये याद रख लो, ये एक तरीका है। एपिकल मेरिस्टेम वाला जो है ना आर यूज फॉर, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये वायरस फ्री प्लांट इससे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन PBR 322 द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बायोटेक का, इसका आंसर होगा PMB1। जो PBR 322 है वो एक वाइडली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, इसका जो ओरी होता है वो PMB प्लाज्मिड से लिया गया है, और ताकि ये जो है वो इकोलाई में रेप्लिकेशन कर सके। इसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन वगैरह सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर लो, ये बहुत ही आपको पूछा भी गया है वेक्टर, तो बहुत कॉमन वाले के बारे में पूछा गया है। PMB1 इसका ओरिजिन है। Now, which type of TI plasmids is removed to carry out gene transfer without the risk of tumorigenicity? ठीक है, तो अब इसमें क्या है, TDNA होगा। TI प्लाज्मिड जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में होता है। और प्लांट्स में
और ये जो है ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस वो प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। तो यहाँ इसका ये फीचर यूटिलाइज किया गया और जो है टीडीएनए जिसको ट्रांसफर डीएनए जो होता है यही प्लांट जीनोम में ट्रांसफर होके ट्यूमर बनाता है। अगर टीडीएनए रिमूव कर दें और उसकी जगह कोई डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दे तो जीन ट्रांसफर हो जाता है बिना ट्यूमर बनाए। तो अब क्या है कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बाकी जो है वो प्लाज्मा रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विर रीजन टीडीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है और ओ कैट रीजन सेलेक्टेबल मार्कर्स के लिए यूज होता है। तो टीडीएनए ट्यूमर बनाने वाला, इसको ऐसे याद रखो, इसको रिमूव कर दोगे तो सेफ जीन ट्रांसफर होगा। तो विच रीजन ऑफ टीआई प्लाज्मिड इज रिमूव टू कैरी आउट जीन ट्रांसफर विदाउट द रिस्क ऑफ ट्यूमोरीजेनिसिटी, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है सदर्न ब्लॉटिंग कैन बी यूज्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब पहले उससे पहले बताऊंगी सदर्न जो है वो डीएनए के लिए, नॉर्दर्न जो है वो आरएनए के लिए, वेस्टर्न जो है वो प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है, ये तीन चीज तुम याद कर लो। उसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए डिटेक्शन टेक्निक है और ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है ये। तो इसमें ऑप्शन कौन सा गलत होगा? टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि ये जो है सदर्न ब्लॉटिंग का नहीं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का काम है। सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए डिटेक्शन टेक्निक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस वेयर बाय अ प्लांट एस्टेब्लिशेस सेल्फ in a new area right from germination to reproduction whether sexual or asexual is termed as। अब इसमें देखो सारे टर्म्स को देख लो। तो जो थर्ड है ना एक्सेसिस, जो है जब एक प्लांट नई जगह पे स्टेब्लिश होता है, जर्मिनेशन से लेकर उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेसिस कहते हैं। और इसका आंसर यही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्रीगेशन क्या है। तो प्लांट का एक ही जगह इकट्ठा होना, एग्रीगेट होना, उसको एग्रीगेशन कहते हैं। ग्रुपिंग क्या है? सिमिलर प्लांट्स का ग्रुपिंग या क्लस्टर बनाना। एक्सेसिस है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांट्स इन न्यू एरिया। और रिएक्शन है प्लांट्स का अपने एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डालना, एग्जाम्पल सॉइल प्रॉपर्टीज चेंज वगैरह। तो क्या है? द प्रोसेस वेयर बाय अ प्लांट स्टेब्लिशेस इटसेल्फ इन अ न्यू एरिया। तो इसका ऑप्शन 3। माइनिंग इज डिफाइंड एज, ये तो मुझे लगता है कि हर कोई आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो जो क्वेश्चन है वो मिक्स ऑफ क्वेश्चन है, कुछ लेवल, कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन है, कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखना कि इजी वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो और फिर डिफिकल्ट वाले में आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो अपना। अब है कि माइनिंग इज डिफाइंड एज, तो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम ग्राउंड। इसको मैं अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि सबको पता है कोल माइनिंग में क्या होता है या किसी भी तरह की माइनिंग में क्या किया जाता है। नेक्स्ट है चूजिंग इंडिविजुअल सोली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेनोटाइप विदाउट रिगार्ड टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ एंसेस्टर्स, सिबलिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स और अदर रिलेटिव्स इज टर्म्ड एज। तो इसका होगा मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन क्या होता है? सिर्फ फेनोटाइप मतलब अपीयरेंस देखकर सिलेक्शन करते हैं, कोई पेडिग्री, फैमिली या प्रोजेनी रिकॉर्ड कंसीडर नहीं होती है। और इसका यूज मोस्टली कहाँ होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होता है, एग्जाम्पल मेज में। अब देखो टेंडम सिलेक्शन जो है वो एक एक कैरेक्टर को अलग अलग स्टेज पर सिलेक्ट करता है। प्रोजेनी सिलेक्शन में ऑफस्प्रिंग्स का परफॉर्मेंस देखकर सिलेक्ट करते हैं। मास सिलेक्शन बेस्ड ओनली ऑन फेनोटाइप, जो मैंने आपको बताया। इंडिपेंडेंट कलिंग जो है हर ट्रेट के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करके सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इसमें है, इसका आंसर होगा ब्रैंडीज हिप्सोमीटर। देखो क्या है कि ट्री हाइट को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? ट्री हाइट को मेजर करने के लिए हिप्सोमीटर्स का यूज होता है। और इसमें जो तीन है, बाकी के तीन जो है ना, ये तीन जो है वो लाइक इन सब का सिमिलर ट्राइंगल के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन हिप्सोमीटर है वो बेस्ड होता है ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्ट थ्योरम पे। तो अब देखो ये कोई बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मुझे भी लग रहा है कि जब मैंने इसको पढ़ा नहीं था पहले,
अभी मैंने आप लोगों के लिए देखा है, तो इसका वही है कि हिप्सोमीटर जो है ना वो ट्री हाइट में, ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेजर करने के लिए होता है। और जो स्मिथीज और मॉडिफाइड स्मिथीज और ब्रांडीज हिप्सोमीटर है वो सिमिलर ट्राइंगल के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। और क्रिस्टियन हिप्सोमीटर जो होता है ना ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्ट थ्योरम पे मिक्स होता है। इतना याद कर लो, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती है। Next, a dash is based on observation of declining diet quality with increasing body size. अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो ये जर्मन बेल प्रिंसिपल जो है ये बताता है कि जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ता है ना, डाइट की क्वालिटी गिरती है और क्वांटिटी बढ़ जाती है। जो छोटे एनिमल्स होते हैं और उनका हाई मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, रिक्वायर उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? हाई क्वालिटी डाइट, जैसे कि सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स। और जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनकी लो मेटाबॉलिक रेट पर यूनिट बॉडी वेट होती है और वो लोग सरवाइव कर सकते हैं लो क्वालिटी, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए उनको, ये चाहिए। इसी को बोलते हैं जर्मन बेल प्रिंसिपल। नेक्स्ट है डैश इज द साल हार्टवुड बोरर। ठीक है, नाम याद करना पड़ेगा। साल हार्टवुड बोरर जो है सबसे डेंजरस पेस्ट होता है साल ट्री का। और इसको जो है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होप्लोसिरेम्बिक्स स्पिनोकॉर्निस। इसको याद करना पड़ेगा, है ना। साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, शायद ये फॉरेस्ट्री से ये क्वेश्चन अगेन है। तो मेन बात है कि देखो साल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, तो उसका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पेस्ट है? तो सबसे डेंजरस पेस्ट उसका यही वाला होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पीशीज अंडर शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें क्या है ना कि इसमें शेड्यूल 6 जो है इसमें अभी 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट लिस्टेड है। तो कौन कौन से हैं वो सारे? तो इसको आप क्या करो, आप एक उसका पहला लेटर लेके भी याद कर सकते हो। तो बेडोम्स साइकैड है, ब्लू वैंडा है, कुथ है, लेडीज स्लीपर ऑर्किड है, पिचर प्लांट है, रेड वैंडा है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको एकदम याद कर लो। जितने भी ये प्लांट्स है ना, ये टोटल 6 प्लांट जो है वो इसके अंडर आते हैं। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पीशीज अंडर शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इन 6 के 6 को जो है उसमें रखा गया है। द बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ये गुजरात होगा और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। उसके बाद जो है ये फेमस है, इसमें रिच बायोडाइवर्सिटी है, यूनिक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है विच वर्टिकल लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज द सीट ऑफ वेदर फिनोमेना। देखो अब जो ट्रोपोस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला लेयर है, 0 to 12 किलोमीटर वाला, और इसी लेयर में क्लाउड्स, रेनफॉल, स्टॉर्म्स, वेन्स, लाइटिंग वगैरह ये सब होता है। और इसीलिए इसे सीट फॉर ऑफ वेदर फिनोमेना, जहाँ पे वेदर फिनोमेना होगा उसी को बोलेंगे ना, तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आप लोग कैसे कह रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है? तो देखो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जाके आप देख लो कि क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल जो है ना, इसको हम लोग ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये तीनों इसी का नाम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन हेट्रोसिस व्हेन देयर इज सुपीरियोरिटी ऑफ F1 ओवर द बेटर पेरेंट। तो क्या है, अब देखो सारे टर्म्स को देख लो। तो हेट्रोसिस, जिसको हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं, जब F1 हाइब्रिड अपने पेरेंट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और इसमें क्या क्या है, तो एवरेज एक होता है एवरेज हेट्रोसिस, इसमें F1 जो है वो एवरेज ऑफ बोथ पेरेंट से अच्छा होता है। अब है हेट्रोबेल्टियोसिस जो है, तो जो बेटर पेरेंट है उससे F1 बेटर होता है। इकोनॉमिक हेट्रोसिस, तो F1 बेटर होता है किससे? बेस्ट कमर्शियल वैरायटी से। और नेगेटिव हेट्रोसिस, जब F1 का परफॉर्मेंस पेरेंट से कम हो। अब ये टर्म जो हेटेरोसिस है ना, हाइब्रिड विगर, वही बोल रहा है कि जब F1 हाइब्रिड अपने पेरेंट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो अब देखो एवरेज हेटेरोसिस में क्या होगा ना, F1 एवरेज ऑफ बोथ पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। हेटेरोबेल्टियोसिस में जो बेटर पेरेंट है उससे अच्छा करेगा। इकोनॉमिक में जो बेस्ट कमर्शियल वैरायटी है उससे अच्छा करेगा। और जब नेगेटिव हेटेरोसिस है तो क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस पेरेंट से कम होगा। मोस्टली मैंने देखा कि टर्म्स अगर आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एस्कोमाइकोटीना? तो एस्कोमाइकोटीना जो इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं और ये यूनिसेलुलर होता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है कॉनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर्स से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स इसमें बनते हैं। और इसमें देखो ये बोल रहा है एस्कोस्पोर्स रियली फोर इन एन एस्कस, ये एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि 8 रहता है एस्कस के अंदर, जनरली 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, ना कि 4। तो इसे याद कर लो, एस्कोस्पोर 8 एस्कोस्पोर्स, 8 एस्कोस्पोर्स इन एन एस्कस। तो आपको ऐसे याद करना है कि एस्कोमाइकोटिना जो होता है उसका जो एस्कस होता है उसमें कितने एस्कोस्पोर्स होते हैं? 8, ना कि 4। Which of the following biocontrols is used to prevent attack of coconut by the rhinoceros beetle? अब इसमें मेटाराइजियम एनिसोफिली जो है ना एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट जो है, ये एक फंगल बैक्टीरियल बायोकंट्रोल एजेंट, फंगल बायोकंट्रोल एजेंट है। और ये एक एंटोमोपैथोजेनिक फंगस होता है जो बीटल के बॉडी में इन्फेक्ट करके उसे मार देता है। तो ये क्यों यूज होता है? कोकोनट राइनोसेरस बीटल के कंट्रोल के लिए यूज होता है। टाइम काफी ज्यादा हो गया है, चलो फास्ट बताती हूँ। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। देखो ये मैंने पहले भी तुम्हें करवाया हुआ है, एक लिस्ट बना के भी मैंने दी थी आपको। तो एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है, ब्लैक वाटर या ब्लैक लेग जो है वो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम कॉज करता है, हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया जो अगेन बैक्टीरिया करता है, पैस्चुरेला। और जो राइंडर प्रेस्ट है वो एक वायरस है, मॉर्बिली वायरस है। नेक्स्ट है द बिटर पिट ऑफ एप्पल इज कॉज्ड बाय विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो देखो बिटर पिट क्या है? एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है एप्पल का। इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे ब्राउन नेक्रोटिक स्पॉट, कई बार आपने देखा हो ना एप्पल खा रहे हो उसमें एक ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हैं। तो ये क्यों होता है? ये होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि कैल्शियम फ्रूट के सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डेफिशिएंसी होने पर सेल टूट जाते हैं और स्पॉट्स बन जाते हैं। जो बोरोन डेफिशिएंसी जब है तो उससे क्या होगा? फ्रूट क्रैकिंग हो जाएगा, इंटरनल नेक्रोसिस होगा, और नाइट्रोजन जब है तो एक्सेसिव लीफी ग्रोथ हो जाएगा, और मैग्नीशियम में इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम करेक्ट आंसर है। अब है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट विच वाज लेटर डेवलप्ड एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बाय बीएफ स्किनर वाज पुट फॉरवर्ड बाय। इसका आंसर है एडवर्ड थॉर्नलाइक। और देखो इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था? पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक कैट को एक बॉक्स में रखा, ठीक है, और बॉक्स का जो डोर था उसको तभी वो खोलते थे जब जो कैट थी ना वो कोई स्पेसिफिक एक्शन करती थी। तो शुरू में तो कैट जो वो रैंडम मूवमेंट्स करती रही, ट्रायल एंड एरर करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने सीख लिया कि जब मैं किसी पर्टिकुलर चीज को प्रेस करती हूँ तभी मुझे ये फ्रीडम मिलेगा, तभी मुझे फूड मिलेगा। तो इसको उन्होंने जो है ना एडवर्ड थॉर्नलाइक ने, उन्होंने इसका नाम रख दिया लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। और यही बाद में जो है उन्होंने बाद में इसी कॉन्सेप्ट को बी एफ स्किनर ने डेवलप करके इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बनाया था। तो कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, सिंपल सा उन्होंने बिहेवियर के ऊपर। देखो इस तरह से मैंने आपको 100 जो है 60 to 100 रिलेवेंट जो आपका रेलेवेंट सेक्शन है उसके क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने आपको हेल्प करवा दिया है। बाकी आप लोग कल अपना बेस्ट से बेस्ट देना, अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप लोग अपने एग्जाम के बाद जो है वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।